Hello students, welcome to the new video of Science Zone. This is our third video on linear equations in two variables. This video is in continuity with our second video on word problems based on linear equations in two variables. In that video, I had mentioned that we have divided all the word problems given in NCERT textbook in 10 types. First 5 types, type 1 to type 5, were discussed in that video. The link to that video is given in the description box. Let's recall the 5 types of word problems that we have discussed. Type 1, problems based on finding the cost of two different items. Type 2, find the ages of two persons. Type 3, find the number of things or number of persons. Type 4, to find a fraction. Type 5, टू डिफरेंट नंबर्स. टाइप 1 के जो क्वेश्चंस थे जिसमें हमें कॉस्ट फाइंड करनी थी, उसमें दो आइटम्स का कंपैरिजन हमको दे रखा होता था, तो हम कॉस्ट ऑफ द टू आइटम्स को x और y मान लेते थे और दो उनकी केसेस दिए होते थे, उसका यूज़ करके हम इक्वेशन बनाते थे. दूसरा जो हमारा टाइप था एजेस ऑफ टू पर्सन्स, उसमें हमें दो लोगों की प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी होती थी और पास्ट की उनकी जो एजेस हैं उनके बीच में रिलेशन दिया होता था, और फ्यूचर में यानी आफ्टर 5 ईयर्स या 5 ईयर हैंड्स में हमें जो एज होंगी उनका रिलेशन दिया होता था, उसके अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशंस बना के सॉल्व करना होता था. टाइप 3 था फाइंडिंग नंबर ऑफ थिंग्स और नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी एक ग्रुप में कितने गर्ल्स होंगे कितने बॉयज़ होंगे वो हमें निकालना, उस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते थे. टाइप 4, टू फाइंड अ फ्रैक्शन. इस क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में रिलेशन दे रखा होता था, या फिर हमें इस तरह के सिचुएशन दिए होते थे कि अगर न्यूमरेटर में हम 5 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो न्यू फ्रैक्शन जो बनेगी वो हमको गिवन होती थी. इस तरह से हम उसमें इक्वेशंस बनाते थे. और टाइप 5 था टू फाइंड टू डिफरेंट नंबर. दो अलग अलग नंबर्स के बीच में हमें कुछ रिलेशन दे रखे थे कि उनका सम 15 है, उनका डिफरेंस 3 है, दोनों नंबर्स को फाइंड करो. इस तरह के क्वेश्चंस होते थे. तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जब हमारे पास होती है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी सीखा था, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना है. पहला स्टेप है हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है. 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड करना है. क्वेश्चन का एक एक वर्ड हमें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए. दूसरा स्टेप होता है जो अननोन चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता और वही वैल्यूज़ क्वेश्चन में हमें बोला होता है कि फाइंड देम, उनको हमें x और y एज्यूम कर लेना है. थर्ड होता है जो हमें क्वेश्चन दिया है उसके अंदर जो दो सिचुएशंस दी हैं, उन दोनों सिचुएशन को डिफरेंशिएट करके उनके बेसिस पे 2 इक्वेशंस बनानी होती हैं और फिर उनको सॉल्व करना होता है. ये सब हमने हमारे लास्ट वीडियो में सीखा है. इस वीडियो में आज हम टाइप 6 से लेके टाइप 10 तक की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो विथ टाइप 6 ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स. Type 6, 2-digit number. In these type of questions, we have to find a number which has 2 digits. 2 digits means एक डिजिट टेंस प्लेस पे होनी चाहिए और एक डिजिट यूनिट्स प्लेस पे होनी चाहिए. उसको हम कहते हैं 2-digit नंबर. एग्जाम्पल 76, 48, ये सब हमारे क्या हैं 2-digit नंबर हैं जिसके अंदर 2 डिजिट्स आती हैं. डिजिट क्या होती हैं? डिजिट की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू एक डिजिट की हो सकती है. लेकिन जो फर्स्ट डिजिट होती है, अगर 2-digit नंबर की बात करें तो फर्स्ट डिजिट विल बी 10th डिजिट. इट कैन नेवर बी 0. अगर 3 डिजिट्स की बात कर रहे हो तो 100 विल बी द फर्स्ट डिजिट. तो 100 की जो प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो कभी भी 0 नहीं हो सकती. अगर हम ऐसा बोलें कि एक नंबर है 2-digit नंबर है जिसमें एक 10th डिजिट होती है, एक यूनिट डिजिट होती है. 10th डिजिट को अगर मैं 0 बोल दूँ और यूनिट डिजिट को 5 बोल दूँ तो व्हाट विल बी द नंबर? 05. इज इट अ 2-digit नंबर? नो, इट इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर. 1 डिजिट नंबर हम उसको बोलेंगे. ठीक है, तो 2-digit नंबर में 10s की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती. ओके, तो ये होते हैं हमारे 2-digit नंबर. अब जैसे 2-digit नंबर को हमने लिखा 76. 76 का मतलब क्या है? 76 का मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 7 + 6 ऐसा कुछ नहीं होता. 76 का मतलब क्या होता है? 10th डिजिट पे जो नंबर है, 10th प्लेस पे जो डिजिट है, मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट गेट मल्टीप्लाइड विथ 10. तो 70 प्लस यूनिट डिजिट पे जो डिजिट है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, इट गेट मल्टीप्लाइड विथ 1. तो 70 + 6.
48 के केस में अगर हम देखें तो 40 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट विल बी 40 प्लस 8। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर क्या होगा? तो 2 डिजिट नंबर में हमें पता है 2 डिजिट्स होती हैं, टेंस और यूनिट्स डिजिट। अगर हम टेंस डिजिट को x मान लें और यूनिट डिजिट को y मान लें, आप रिवर्स भी एज्यूम कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। टेंस की जगह पे आप y मान लो, यूनिट्स डिजिट को आप x मान लो, दैट विल ऑल्सो वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम x और टेंस को x और यूनिट्स को y मान के चलते हैं। तो व्हाट विल बी द जनरल फॉर्म? 10 टाइम्स ऑफ टेंस डिजिट यानी 10 टाइम्स ऑफ x प्लस यूनिट डिजिट प्लस y। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर एक्स वाई नहीं हो सकता। एक्स वाई का मतलब क्या है? x मल्टीप्लाइड विद y। जैसे 76 इज नॉट 7 मल्टीप्लाइड विद 6, उसको 76 नहीं बोलते हम कभी भी, है ना, इट इज 76। तो सेम वे में 2 डिजिट नंबर कैन नॉट बी एक्स वाई, इट विल बी 10x प्लस y। ओके, और एक चीज दूसरी जो मैंने बताई है कि x यानी टेंस डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको जो टेंस डिजिट को आपने जो भी एज्यूम किया है, x एज्यूम किया है तो x, y एज्यूम किया है तो y, टेंस डिजिट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं मिलनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। विल स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 13। Example number 13 says the sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. फर्स्ट केस है, फर्स्ट कंडीशन है हमको दी हुई है, 2 डिजिट नंबर का सम उस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर मिलता है उसके साथ अगर करते हैं तो आंसर इज 66। एंड सेकंड कंडीशन हमको दी है द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो पहले हम नंबर फाइंड करने के लिए फोकस करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? डिजिट्स को एज्यूम कर लेंगे। लेट्स द टेंस डिजिट बी x, यूनिट डिजिट बी y। तो हमारा नंबर क्या मिल गया हमको? 10x प्लस y। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। Now we have our number. Case 1. What does case 1 says? The sum of the 2-digit number and number obtained by reversing the digit is 66. Reversing the digit. What does that mean? रिवर्स यानी उल्टा कर देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास नंबर है 76, इसके डिजिट्स को उल्टा कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट? 67। यानी यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पे चली जाएगी और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स है वो यूनिट्स प्लेस पे आ जाएगी। ओके, तो जैसे हमारे ओरिजिनल नंबर में टेंस डिजिट थी x, unit digit was y, so the number became 10x plus y. Now if we reverse the digit we will get a new number. तो units digit पे अब कौन आ जाएगा? y आ जाएगा, जो पहले tens digit पे y आ जाएगा जो पहले units digit पे था, और units digit पे we will get x which was at tens digit earlier. तो the new number we will get tens digit multiply by 10 प्लस यूनिट डिजिट। टेंस डिजिट यानी y, इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस x। तो आर नंबर विल बी 10y प्लस x। ओके, तो ये दो नंबर मिल गए, ओरिजिनल नंबर और द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर यानी हमारा जो ओरिजिनल नंबर है उसका सम किसके साथ? द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट 10y प्लस x, उसके साथ इन दोनों नंबर्स का जब हम सम करते हैं तो आंसर हमें कितना मिलता है? 66। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। देन 11 आप कॉमन ले लेंगे तो यू विल गेट अ इक्वेशन फर्स्ट 10x प्लस y x प्लस y इज इक्वल टू 6। दैट विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। देन केस 2। केस 2 में हमको क्या बोला है? द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। डिफर बाय 2 का मतलब क्या है कि डिफरेंस जो है डिजिट्स का वो कितना आ रहा है? +2 आ रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस है, यानी लार्जर माइनस स्मॉलर हुआ होगा। हम बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे तभी हमारे को पॉजिटिव साइन मिलेगा, यानी बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो लार्जर माइनस स्मॉलर हुआ होगा। तो अब हमें क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया कि यूनिट्स डिजिट लार्जर है या टेंस डिजिट लार्जर है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि अगर x is greater than y, हमने एज्यूम कर लिया कि x is greater than y, x means tens digit is larger and units digit is smaller, then x minus y is equal to 2। यहाँ से हमको मिल गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देंगे, कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो हमें मिल जाएगा 2x is equal to x which will give us the value of x is equal to 4. By substituting x equal to 4 in first equation, we can easily calculate y is equal to 2. Then our number will be equals to 10 times of x
40 plus y, that is 2. 40 plus 2, the answer will be 42. तो हमारा आंसर आ गया 42 आंसर, यानी 10th डिजिट लार्जर मिल रही है, यूनिट डिजिट स्मॉलर मिल रही है। ऐसा हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने x ग्रेटर देन y माना था। अगर y ग्रेटर देन x, ये भी पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया होता कि 10th डिजिट इज लार्जर डिजिट, तो हमें सिंगल आंसर ही मिलता। बट एज दिस इज नॉट मेंशनड इन द क्वेश्चन, वी कैन से 24 इज ऑल्सो द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। उसकी डिजिट्स को आप रिवर्स करके 24 आपको मिल जाएगा, तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। वो भी आपकी सारी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा कि द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट विल बी 62 एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स विल बी 2। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट finding a 2-digit number in NCERT textbook. Second question of this type is given in exercise 3.4. This question says the sum of the digits of a 2-digit number is 9. एक 2-digit number है, उसकी जो digits हैं उसका sum है 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. और जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका अगर हम 9 टाइम्स करते हैं, it will be equal to twice the number obtained by reversing the order of the digit. Original number का 9 times is equal to 2 times the new number that we will obtain by reversing the order of digit, and you have to find that number. तो स्टार्टिंग हमें वहीं से करनी पड़ेगी, हमें एज्यूम करना पड़ेगा 10th डिजिट को और यूनिट्स डिजिट को। 10th डिजिट को हम x मान लेते हैं, यूनिट डिजिट को हम y मान लेते हैं। तो हमारा नंबर क्या होगा? द नंबर विल बी 10 times of 10th digit 10x plus unit digit. This will be our original number. Okay, 76. If this is your number, तो what will be the digits? किसको digits बोलेंगे आप? 7 को और 6 को। 70 को और 6 को नहीं बोलोगे। तो sometimes students क्या करते हैं कि जब हमें सम ऑफ द डिजिट्स दिया होता है तो वो क्या करेंगे, 10x प्लस वाई को ही डायरेक्टली इक्वल टू 9 रख देंगे। दैट विल बी रॉन्ग। वैसा नहीं हो सकता। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स था तो हमने x माइनस वाई किया था, 10x माइनस वाई नहीं किया था। ठीक है, तो डिजिट यानी हम यहाँ पे एज्यूम जो करते हैं x और y विल बी आर डिजिट्स। तो हमें क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। तो फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिस विल बी आर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोली है, 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर हम डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं, ऑर्डर रिवर्स यानी y विल गो टू द टेंस प्लेस एंड x विल कम टू द यूनिट्स प्लेस। तो हमारा न्यू नंबर क्या बन जाएगा, 10y प्लस x। 9 टाइम्स दिस नंबर यानी 9 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो इक्वलिटी लाने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। उसको आप नंबर की जनरल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको आपका रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर आवर टाइप 6, जिसमें हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है, ऐसा नंबर जिसके अंदर 2 डिजिट हो। तो हम दोनों डिजिट्स को एक एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, 10th डिजिट को x, यूनिट डिजिट को y, और हमारा जनरल फॉर्म हो जाता है 10x प्लस वाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टू रिमेंबर द जनरल फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। द जनरल फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई एंड द डिजिट्स आर x and y. Never confuse between the digits and their place values. Okay? Type 7, fixed charge and variable charge. In these type of questions, you will be provided with the information of a service provider and information about his bill. His bill will contain 2 parts. First will be a fixed part that will remain same for all. कोई भी कस्टमर अगर उसकी सर्विस को यूज़ करता है तो फिक्स्ड चार्ज वाला जो अमाउंट है वो हर कस्टमर को पे करना है। और जो सेकेंड पार्ट होगा उसके बिल का, दैट विल डिपेंड अपॉन द कस्टमर्स एक्शन और द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच ही और शी इज टेकिंग द सर्विस, उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो वेरिएबल चार्ज है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 2 तरह के चार्जेस को एज्यूम करना है, एक को x और एक को y, और फिर आपको जो भी कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होगा।
एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. किस सर्विस की बात कर रहे हैं? टैक्सी सर्विस की बात कर रहे हैं. ठीक है, टैक्सी सर्विस के बारे में आपको बताया जा रहा है कि टैक्सी चार्जेस जो हैं उस सिटी के वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं. एक चार्ज है फिक्स्ड चार्ज और दूसरा चार्ज है जो डिपेंड करता है ऑन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रैवलर. ठीक है, केस 1 क्या बोला है? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105. 10 किलोमीटर का डिस्टेंस एक ट्रैवलर ने कवर किया है और उसने कितना रुपीस पे किया है? 105. दिस अमाउंट 105 इज द चार्ज ऑफ द टैक्सी. दैट मीन्स इट कंटेन बोथ फिक्स्ड चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज. दोनों को कंबाइन करके टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया है? 105. एंड सेकेंड केस दे रखा है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹115. 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए हाउ मच ही हैज पेड? 155 रुपीज. What are the fixed charge and the charge per kilometer? जो वेरिएबल चार्ज है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ किलोमीटर दैट यू आर कवरिंग. जितने किलोमीटर्स आप जा रहे हैं उसके ऊपर आपके वेरिएबल चार्ज वेरी कर रहे हैं. ठीक है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस 25 किलोमीटर. पहले आपको फाइंड करना है फिक्स चार्ज फाइंड करना है और 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है वो फाइंड करना है. सेकेंड आपको फाइंड करना है कि इफ अ ट्रैवलर टेक्स द टैक्सी फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस हाउ मच अमाउंट ही हैज़ टू पे. तो पहले हम फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर को फाइंड कर लेते हैं. हम मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज इज ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर भी ₹Y. 2 cases are given to us. First case for a distance of 10 kilometer and second case is for a distance of 15 kilometer. If a person goes for 10 kilometer or 15 kilometer or 20 kilometer or 25 kilometer, he has to pay the fixed charge. Fixed charge सबके लिए सेम होता है. कितना भी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं आपको वो पे करना ही पड़ेगा. तो जो व्यक्ति 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है जिसने, उसको X रुपीज़ तो देने पड़ेंगे क्योंकि वो फिक्स चार्ज है. प्लस हर किलोमीटर के लिए चार्जेस पर किलोमीटर हमने कितना माना है? Y. पर किलोमीटर के लिए चार्ज है ₹Y. तो 2 किलोमीटर्स आप जाते हो तो यू विल पे 2Y. 3 किलोमीटर्स जाते हो 3Y. तो दिस पर्सन वेंट फॉर 10 किलोमीटर तो ही हैव टू पे 10Y. एंड क्वेश्चन में हमको गिवन है कि उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया है? 105. तो X plus 10Y is equal to 105. This will be our first equation. In the same way, for the person who traveled for 15 kilometer, he has to pay X amount because it is a fixed charge. वो सबको ही पे करना है. Plus Y rupees for each kilometer he has traveled. He has traveled 15 kilometer, so the amount he will be paying for kilometers will be 15Y, and total amount he has paid is 155. So X plus 15Y is equal to 155. This is our second equation. Solve equation 1 and equation 2. आपको X और Y की वैल्यू मिल जाएगी. X will be your fixed charge and Y will be your charges per kilometer. Next part of the question asks you to find how much a person have to pay for traveling 25 kilometer. If he is traveling for 25 kilometer, तो 25 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज उसको भी X रुपीज़ तो पे करना पड़ेगा. प्लस कितने किलोमीटर्स ही इज ट्रेवलिंग? 25. तो फॉर ईच किलोमीटर ही हैज़ टू पे Y रुपीज़. दैट मीन्स 25 रुपीज़ ही हैज़ टू पे. X plus 25Y will be the equation. X और Y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. सॉल्व इक्वेशन 1 और 2 को जब हमने की थी तो X की और Y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. आपको उसका अमाउंट मिल जाएगा जो एक पर्सन पे करेगा हु ट्रैवल 25 किलोमीटर्स. ओके, इस टाइप के और क्वेश्चन जो NCERT टेक्स्ट बुक में है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4. अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. एक लैंडिंग लाइब्रेरी है. लैंडिंग लाइब्रेरी यानी एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ से आप बुक रेंट पे लेके आ सकते हैं. उसके जो चार्जेस हैं उसमें फर्स्ट 3 days के लिए उन्होंने फिक्स चार्ज रखा हुआ है. आप कितने भी दिन बुक रख सकते हैं. जो फर्स्ट 3 days हैं उसके लिए आपका एक फिक्स चार्ज है. एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. थर्ड डे के बाद आप जितने भी दिन रखेंगे हर दिन के लिए आपको एक चार्ज देना पड़ेगा. वो चार्ज है आपका वेरिएबल चार्ज. तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट 3 days का जो चार्ज है उसे मान लेते हैं ₹X. लेट ₹X विल बी द फिक्स्ड चार्ज एंड ₹Y be the charge for per day after third day. Sarita paid ₹27 for a book she kept for 7 days. ये हमारा केस 1 हो गया.
सरिता वाला केस, सरिता ने कितने दिन के लिए बुक रखी थी अपने पास? 7 डे, 1 2 3 4 5 6 7। सो जो फर्स्ट 3 डेज थे वो तो फिक्स चार्ज है, फर्स्ट 3 डेज के लिए कोई चार्ज में चेंज नहीं है, तो उन 3 डेज के लिए उसने x रुपीज़ पे किए। बाकी जो रिमेनिंग 4 डेज थे, एवरी डे शी हैड टू पे रुपीज़ y, तो 1y 2y 3y 4y, यानी हाउ मच अमाउंट शी पेड? 4y plus the fixed charge for first 3 days, and total amount she paid is rupees 27. x plus 4y is equal to 27. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? while सुशी पेड रुपीज़ 21 for the book she kept for 5 days. तो सुशी ने कितने दिन के लिए बुक को अपने पास रखा? 1 2 3 4 एंड 5। अगेन सुशी ने भी फर्स्ट 3 डेज के लिए तो एक्स चार्ज ही पे किया है, क्योंकि फर्स्ट 3 डेज के लिए जो चार्ज है वो कितना है? x रुपीज़, और y रुपीज़ उसने कितने दिन पे किए हैं? ओनली 2 डेज, तो x प्लस 2y। द अमाउंट शी पेड इज रुपीज़ 21, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। x की वैल्यू विल बी द फिक्स चार्ज, y की वैल्यू विल बी द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ओके, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 में। The part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of day one has taken food in the mess. हॉस्टल की सर्विसेज की बात कर रहे हैं, उसके चार्जेस एक पार्ट तो है फिक्स्ड, उसको हम मान लेते हैं लेस फिक्स्ड पार्ट भी रुपीज़ x, एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैड टेकन फूड इन द मेस। एक बच्चा मेस में जितने दिन खाना खाता है उसको अलग से चार्ज देना पड़ता है, और वो हो जाता है हमारा वेरिएबल चार्ज। तो नंबर ऑफ डेज पर डे वाला जो चार्ज है हम उसको मान लेते हैं रुपीज़ y। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, शी पेज रुपीज़ 1000 एज हॉस्टल चार्जेस। स्टूडेंट ए ने 20 डेज के लिए फूड कंज्यूम किया मेस का, और उसने जो टोटल अमाउंट पे किया वो 1000 रुपीज़ था। इस 1000 रुपीज़ में फिक्स चार्ज भी इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट ए के लिए इक्वेशन बनाते हैं, तो इक्वेशन विल बी x रुपीज़ जो फिक्स चार्ज है वो तो उसको पे करने पड़े होंगे, प्लस कितने दिन फूड लिया है उसने? 20 डेज। एक दिन के फूड का चार्ज है रुपीज़ y, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू हाउ मच अमाउंट शी हैड पेड? रुपीज़ 1000। x plus 20y is equal to 1000. This is our first equation. Whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180. For student B, उसको भी x रुपीज़ तो पे करने पड़ेंगे बिकॉज इट इज़ अ फिक्स चार्ज, प्लस कितने दिन फूड कंज्यूम किया उसने? 26 डेज, तो x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो फिक्स चार्ज विल बी x एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे विल बी y। x और y की दोनों की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट आवर टाइप 7। टाइप 8 स्पीड। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको स्पीड ऑफ 2 व्हीकल्स फाइंड करने के लिए कहा गया होगा। तो स्पीड ऑफ द 2 व्हीकल्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे? आपको पहले तो 2 व्हीकल्स कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उनके रिलेटेड क्या आपको सिचुएशंस दी हैं वो समझ के 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, और दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारी स्पीड्स ऑफ द 2 व्हीकल्स मिल जाएंगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.5 का, उसको एक बार देखते हैं। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. One car starts from A, another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the 2 cars? आपको बताया है 2 प्लेसेस हैं, एक हाईवे के ऊपर 2 प्लेसेस हैं A और B, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। एक कार स्टार्ट होती है फ्रॉम A, दूसरी फ्रॉम B, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं। 2 केसेस बोले हैं। फर्स्ट केस बोला है दे मूव इन सेम डायरेक्शन, और सेकंड केस बोला है दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर। एक केस में वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दूसरे केस में टुवर्ड्स ईच अदर जा रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दे मीट इन 5 hours, एंड इफ वी आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस दे विल मीट इन 1 hour. What are the speeds of the 2 cars? आपको दोनों कार्स की स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
लेट द स्पीड ऑफ द टू कार्स बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। दोनों कार्स की स्पीड को x एंड y हम एज्यूम कर लेंगे। फर्स्ट थिंग दैट वी डिड, let the speed of the car starting from A and from B be x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। अब केस 1 की बात करते हैं। जब कार्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं एट डिफरेंट स्पीड और उनको टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स, तो हम सब इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि वो 5 आवर्स के बाद जिस प्लेस पे मिलेंगी उसका नाम है C। दोनों कार्स 5 घंटे बाद एक पॉइंट पे मिलेंगी, उस पॉइंट का नाम है C। अब ये C कहाँ पर होगा? देखिए, अगर कार 1 स्टार्ट हो रही है फ्रॉम A, वो टुवर्ड्स B मूव करती है, तो जो कार 2 है जो B से स्टार्ट होगी वो किस तरफ मूव करेगी? A के डायरेक्शन में तो नहीं आ सकती, टुवर्ड्स A तो नहीं आएगी, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इट विल ऑल्सो हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो वो कहीं आगे A और B के आगे कहीं एक थर्ड पॉइंट पे मिलेंगे जो होगा C, जो AB से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं उस कार की जो A से स्टार्ट हो रही है। जो कार A से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम के लिए वो ट्रैवल कर रही है? 5 आवर्स के लिए। दोनों कार्स 5 घंटे बाद मिली, यानी दोनों कार्स कंटिन्यूसली 5 घंटे तक चलती रही होंगी, तो टाइम कितना हो गया? 5। हाउ मच डिस्टेंस वुड हैव द कार 1 ट्रेवल्ड? डिस्टेंस फ्रॉम A टिल द पॉइंट वेयर दे मेट। कहाँ पर मिले वो? C पे। तो A से लेके C तक का डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें पता है, तो इसलिए डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A, द डिस्टेंस फ्रॉम A टू C, डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 5x। क्लियर? सेकेंड कार की बात करते हैं। सेकेंड कार ने कहाँ से स्टार्ट किया ट्रेवल करना? फ्रॉम B एंड इट मूव्ड टिल C। C तक उसने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? B से लेके C तक का BC डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। स्पीड क्या थी कार 2 की? y किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया? ये कार भी 5 आवर्स तक ही ट्रेवल की, तो BC डिस्टेंस विल बी 5x। क्लियर? फर्स्ट कार ने 5y, फर्स्ट कार ने 5x डिस्टेंस ट्रेवल किया, कार 2 ने 5y डिस्टेंस ट्रेवल किया। 3 डिस्टेंसेस अब हमको पता है, कौन कौन से? एक डिस्टेंस हमको पता है AB, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। A और B 2 प्लेसेस हैं, इनका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर पर, जो डिस्टेंस है इन दोनों का। दूसरा हमने निकाला कार 1 ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। कार 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? A से चली वो C तक, AC डिस्टेंस ट्रेवल किया। AC डिस्टेंस वाज हाउ मच? 5x। थर्ड, कार 2 का डिस्टेंस, दैट इज इट स्टार्ट फ्रॉम B एंड ट्रेवल टिल C, तो दैट इज 5y। तीनों में अगर हम देखें तो हमें क्लियरली दिखता है AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, है ना? हमें फिगर से सीधे पता चल रहा है AB और BC का अगर हम सम कर दें तो इट शुड बी इक्वल टू AC। तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AC की वैल्यू 5x हमने कैलकुलेट की, AB 100 गिवन है, प्लस BC दैट इज 5y। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको फर्स्ट इक्वेशन आपके क्वेश्चन की मिल जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। क्लियर? फर्स्ट केस क्या बोलता था कि दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो वो 5 आवर्स के बाद मिलेंगी। तो कार A से जो स्टार्ट हुई वो कार 5 आवर्स तक ट्रेवल की, कितने स्पीड पे? x किलोमीटर पर आवर के, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5x। कार 2 जो B से स्टार्ट हुई वो भी 5 आवर्स के लिए ट्रेवल किया एट द स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5y। और तीनों डिस्टेंसेस को जब हमने कंपेयर किया तो हमें दिखाई दिया AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। वहां से हमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। ओके, सेकंड केस में क्या बोला है? इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब दोनों कार्स जब एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, यानी जो कार A से स्टार्ट हो रही है इट विल गो टुवर्ड्स B, और जो B से स्टार्ट हो रही है इट विल कम टुवर्ड्स A। यानी अब कहाँ मिलेंगी? इन बिटवीन A एंड B, कहीं A और B के बीच में कहीं मिलेंगी अभी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं द पॉइंट एट विच दे मीट विल बी पॉइंट D। दे मीट एट अ प्लेस D आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद वो मिल रही है ना। तो कार 1 जो A से स्टार्ट हो रही है कितनी स्पीड पे जा रही है? x किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम तक ट्रेवल किया? 1 आवर। तो अब उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दोनों कहाँ पे मीट हो रहे हैं? D पॉइंट पे है ना।
तो ए से जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ तक गया, ए से डी तक। तो डिस्टेंस ए डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम 1 इंटू एक्स, दैट इज एक्स। क्लियर। सेम वे जो बी से स्टार्ट हो रही है कार हमारी, जो हमारी कार बी से स्टार्ट हो रही है वो कहाँ तक ट्रेवल कर रही है, टिल डी। बी डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1 आवर में कितनी स्पीड पे, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। y किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 1 आवर तक वो ट्रेवल कर रही है, तो बी डी डिस्टेंस विल बी y, 1 इंटू वाई, वाई। ठीक है। अब यहाँ पे आप फिगर में फिर से देख लीजिए, फिगर में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए बी। डी कहीं ए और बी के बीच में है, तो ए डी और प्लस डी बी करेंगे तो हमें ए बी डिस्टेंस पूरा मिलना चाहिए। ए बी डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 100। ए डी और बी डी हमने फाइंड कर लिया। उसको यूज करके जब हम सॉल्व करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, विच विल गिव अस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दैट विल बी अवर सेकेंड इक्वेशन फॉर द क्वेश्चन। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, you will get the value of the speeds of 2 cars. Okay, this is the only type of question given about the speed in NCERT textbook. टाइप 9 डायमेंशंस। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई एक 2D शेप दी गई होगी और उसकी डायमेंशंस निकालने के लिए कहा होगा। 2D शेप्स की 2 ही डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लेंथ और ब्रेथ को एक्स एंड वाई एज्यूम करके जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दी हैं उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशंस बनाएंगे और उन इक्वेशन को सॉल्व करके डायमेंशंस फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 में एक क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। The area of rectangle get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3. If we increase the length by 3 and breadth by 2, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. आपको रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस कौन कौन सी होंगी, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ को एक्स एंड वाई एज्यूम कर लेंगे। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल बी एक्स यूनिट्स एंड वाई यूनिट रिस्पेक्टिवली। हमें क्वेश्चन में सिचुएशंस क्या बताई हैं, 2 सिचुएशन बताई हैं। एक सिचुएशन में द एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3। 3 चीजें कंपेयर हो रही हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या बोल रहे हैं, अगर लेंथ को रिड्यूस बाय 5 कर दें, ब्रेथ को इंक्रीज बाय 3 कर दें, तो एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाएगा। अगर हमने माना है कि लेंथ x है और ब्रेथ y है, जो हमने एज्यूम किया है, तो हमारा एरिया कितना होगा। अगर लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो हमारा एरिया होगा एक्स वाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एरिया हमारा ओरिजिनल एरिया कितना होगा, एक्स वाई। जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी है उसमें क्या बोला है, एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा न्यू एरिया क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई माइनस 9 जब एरिया है तब हमारी लेंथ कितनी है, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। तो एक्स माइनस 5, ओरिजिनल एक्स थी, इट गेट रिड्यूस्ड बाय 5, यानी ओरिजिनल में से माइनस 5 कर देंगे, एक्स माइनस 5। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ओरिजिनल ब्रेथ थी y, उसको इंक्रीज कर दिया बाय 3, यानी ओरिजिनल ब्रेथ में प्लस 3 कर दिया। तो हमारा एरिया क्या हो गया, एक्स वाई माइनस 9। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ कितना है, x माइनस 5, ब्रेथ कितना है, y प्लस 3, एरिया कितना है, एक्स वाई माइनस 9। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 शुड बी इक्वल टू एरिया विच इज एक्स वाई माइनस 9। ये फर्स्ट हमें रिलेशन मिल गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन देगा। सेकेंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में क्या दी है, सेकेंड कंडीशन हमको दी है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। अगर हम लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, यानी 3 ऐड कर देते हैं, क्या बन गई लेंथ, x प्लस 3, और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, यानी y प्लस 2। द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 67। अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ शुड बी इक्वल टू एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 शुड बी इक्वल टू द एरिया विच इज एक्स वाई प्लस 67। ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई, सेकेंड रिलेशन मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन हमें उससे मिल जाएगी। अब इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रिलेशन को लेके चलते हैं, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 जब हम करेंगे
तो पहले x will get multiplied with y plus 3, then minus 5 will get multiplied with y plus 3. तो आंसर हमें क्या मिलेगा, x multiplied with y plus 3, तो x into y, xy plus 3x minus 5 into y plus 3 minus 5y minus plus minus minus 5 into 3, that will give us minus 15 equals to xy minus 9. xy and xy from both LHS and RHS will get cancelled out क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास पॉजिटिव xy है, तो they will become 0. The final equation that we will get is 3x minus 5y is equal to 6. This is our first equation. Similarly, जो second relation हमको मिला था उसको भी हम solve कर लेंगे. x plus 3 into y plus 2 ब्रैकेट ओपन कीजिए, xy इसमें भी हमारे कैंसिल हो जाएंगे और हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी 2x plus 3y equal to 61. इक्वेशन 1 और 2 को आप एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लीजिए, आपको डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल मिल जाएंगे. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 more than its width is 36 मीटर. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन. आपको क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. गार्डन की शेप कैसी बताइए, ऊपर आपको बताया गया है, इट इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन. रेक्टेंगुलर गार्डन है तो कौन सी दो डायमेंशंस होंगी, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ. लेंथ को हम मान लेते हैं x यूनिट्स, ब्रेड्थ को हम मान लेते हैं y यूनिट्स. अच्छा, यहाँ पे यूनिट्स नहीं मानेंगे, यहाँ पे देखिए आपको 4 मीटर 36 मीटर, मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लेंथ को आप मानेंगे x मीटर और ब्रेड्थ को आप मानेंगे y मीटर. ओके, दो कंडीशंस क्या दी हैं. पहली कंडीशन बोली है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ द पेरीमीटर इज 36 और बीच में हमें एक इंफॉर्मेशन और दी है whose length is 4 more than its width. उसकी जो लेंथ है उसकी width से 4 ज्यादा है. सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं हाफ द पेरीमीटर वाली. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस L plus B is equal to the पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. हमें बोला है हाफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, L plus B is equal to P by 2. तो हाफ द पेरीमीटर की वैल्यू हमें ऑलरेडी 36 दी हुई है, तो 36 is equal to L. L हमने कितना माना x और B हमने कितना माना y. 36 is equal to x plus y. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. फिर दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं. लेंथ इज 4 मीटर देन विड्थ. लेंथ x और विड्थ कितनी है y. तो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ. x जो है y से 4 ज्यादा है, तो इक्वलिटी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y में +4 कर सकते हैं या x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, y में +4 कर दिया तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4. दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपको डायमेंशंस ऑफ द गार्डन मिल जाएंगे. So this is about the questions based on dimensions of 2D shapes. Type 10 ratio. ये लास्ट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के. इन क्वेश्चंस में आपको रेशियोज दे रखी होंगी और एक वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया होगा. एग्जाम्पल नंबर 11 है, लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7. 2 लोग हैं, उनकी इनकम की रेशियो है 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3. और जो वो एक्सपेंडिचर करते हैं यानी खर्चा करते हैं पूरे मंथ में, दैट इज 4:3. ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ. उनकी सेविंग्स कितनी होती है, दोनों की सेविंग सेम है, 2000 रुपीज पर मंथ. फाइंड देयर मंथली इनकम. उनकी मंथली इनकम्स आपको फाइंड करनी है. तो जनरली तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ फाइंड करना होता है उसको ही x एंड y मान लेते हैं. अगर हम यहाँ पे मान लें लेट देयर मंथली इनकम्स भी x एंड y, दैट वोंट हेल्प अस. व्हाई, बिकॉज इसमें बोला है रेशियो ऑफ देयर इनकम इज 9:7. आप x और y मान के नहीं चला सकते. यहाँ पे आपको रेशियो दिए तो इसलिए आपको क्या मानना पड़ेगा, लेट देयर इनकम्स भी 9x एंड 7x. रेशियो कैसे बनती है वो तो हम सबको पता है. जैसे 27/36 है तो दैट विल बी इक्वल टू 3/4. यानी रेशियो जब बनती है तो उनके बीच में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में एक कॉमन फैक्टर होता है जो कैंसिल आउट हो जाता है और रिड्यूस फॉर्म हमको मिलती है. इसीलिए हमें जब हमें बताया है कि रेशियो 9:7 है तो हम मान लेंगे द कॉमन फैक्टर बिटवीन देयर इनकम्स इज x. तो उनकी इनकम्स हो जाएंगी 9x एंड 7y. फिर हमें सेकंड कंडीशन बताइए, देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3.
तो एक्सपेंडिचर्स को अब हम मान लेंगे 4x और 3y. Each of them manages to save 2000. सेविंग मतलब क्या हुआ? The amount you earned minus the amount you spent will give you the amount you are having left in your hand, जो आपकी सेविंग कहलाएगी. तो amount you earned for the first person is 9x and he spent 4y rupees. तो his saving will be 9x minus 4y which should be equal to 2000. तो फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई 9x minus 4y is equal to 2000. And for second person the income was 7x, expenditure was 3y. तो 7x minus 3y should be equal to his saving and his saving is how much? Again 2000. तो 7x minus 3y equal to 2000. तो यहाँ से आपको दूसरी इक्वेशन मिल गई. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कीजिए, आपको x और y मिल जाएगा. आपको x और y नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है? मंथली इनकम निकालनी है. तो जो x की वैल्यू मिलती है मल्टीप्लाई बाई 9 विल गिव यू द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन. द वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई बाई 7 विल गिव यू द इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन. तो इस तरह से आप रेशियो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. आपको ध्यान देना होगा कि एक रेशियो के लिए एक ही वेरिएबल कॉमन फैक्टर की तरह ले सकते हैं, और जो दो रेशियो दी होंगी दोनों रेशियोज को कंपेयर करके आप इक्वेशन बनाएंगे. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. These are a few practice questions for you on your screens. Please take a screenshot and solve these questions. If you find difficulty in solving any equation based on linear equations in two variables, feel free to leave a comment in the comment section. I will get back to you. So that's all for today's video. In our next video, we will discuss the last topic of this chapter, equations reducible to linear equations in two variables. Also, we will discuss a few word problems based on those type of equations. So, see you in the next video. Till then, keep learning, keep revising, and keep practicing.